हाय एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एस्पायरेंट राइटर। तो दोस्तों, मैंने जो पिछली वीडियो डिस्कस की थी उस वीडियो के अकॉर्डिंग मैंने आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 तक के बहुत अच्छे से विस्तारपूर्ण समझाया था। अब उसी कड़ी में मैं जो न्यू आर्टिकल समझाने जा रहा हूँ, उस आर्टिकल में आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 ये आता है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। ये हमारे फंडामेंटल राइट्स में आता है। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जो भारत में सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार है वो आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 की व्याख्या करते हैं। इसके अकॉर्डिंग भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 में निहित सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार महत्वपूर्ण प्रावधान है, जिनका उद्देश्य सभी के लिए शिक्षा तक पहुंच सुनिश्चित करते हुए देश के विविध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित और बढ़ावा देना। इसी प्रकार आर्टिकल 29 अल्पसंख्यकों को उनकी विशिष्ट भाषा, लिपि या संस्कृति के संरक्षण के अधिकार की गारंटी देता है, जबकि आर्टिकल 30 अल्पसंख्यक समुदाय को अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने प्रशासित करने का अधिकार प्रदान करता है। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं, सबसे पहले करते हैं आर्टिकल 29 डिस्कस। तो आर्टिकल 29 में बता रखा है कि यह केवल अल्पसंख्यक अधिकारों की सुरक्षा करता है भारतीय संविधान के अकॉर्डिंग, यानी कि किसी समूह के अधिकार यह प्रावधान करता है कि भारत के किसी भी हिस्से में रहने वाले नागरिकों को किसी भी वर्ग की अपनी एक विशिष्ट भाषा, लिपि या संस्कृति है उसे संरक्षित करने का अधिकार होगा। यानी कि हर किसी जितने भी अल्पसंख्यक व्यक्ति है उनको कुछ भी अपनी कल्चर है, उनकी लैंग्वेज है, उनका अपने कुछ अधिकार है, तो उनको संरक्षित करने का अधिकार देता है आर्टिकल 29। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति के रूप में एक नागरिक का अधिकार। किसी भी नागरिक को केवल धर्म, नस्ल, जाति या भाषा के आधार पर राज्य द्वारा संचालित या राज्य निधि सहायता प्राप्त करने वाले किसी भी शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश से इनकार नहीं किया जाएगा। यानी कि जितने भी अल्पसंख्यक हमारे देश में रहते हैं उनके अकॉर्डिंग किसी भी संस्थान में, चाहे वह निजी है चाहे वह सरकारी है, उनमें अगर किसी प्रकार से उनका एडमिशन नहीं लिया जाता है तो कहीं ना कहीं आर्टिकल 29 का हनन कर रहा है। उसी प्रकार अनुच्छेद 29 धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ साथ भाषाई अल्पसंख्यकों दोनों को सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है दोस्तों, तो सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे माना कि नागरिकों का वर्ग शब्द में अल्पसंख्यकों के साथ साथ बहुसंख्यक भी शामिल है। यानी कि बहुत से ऐसे है कि कुछ तो अल्पसंख्यक होते हैं, कुछ बहुसंख्यक होते हैं। ठीक है, वे दोनों इसमें ऐड किए हुए हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है कि भाषा के संरक्षण के अधिकार में भाषा के संरक्षण के लिए आंदोलन करने का अधिकार भी शामिल है। यानी कि अगर आप अपनी भाषा को संरक्षण प्रदान करना चाहते हैं, यानी आप अपने लैंग्वेज को सुरक्षा प्रदान करना चाहते हैं, तो उसे आंदोलन करने के तहत भी आपको सुरक्षा प्रदान की गई है। आप उसके तहत कोई भी आंदोलन कर सकते हैं अपने कल्चर को बचाने के लिए। ऐसा ही एक मामला आया था, जल्लीकट्टू मामला। यह बहुत फेमस केस था। तो इसमें क्या कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट ने विचार किया कि जल्लीकट्टू को भारतीय संविधान के आर्टिकल 29 के तहत एक सांस्कृतिक अधिकार के रूप में संरक्षित किया गया था। यानी कि यह कुछ अल्पसंख्यकों का कुछ संरक्षित अधिकार है। ठीक है, ये उनका फंडामेंटल राइट्स है। इसी प्रकार न्यायालय ने जल्लीकट्टू की प्रथा को बरकरार रखा, जिसे पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 में 2017 तमिलनाडु संशोधन द्वारा अनुमति दी गई थी। यानी कि इस निर्णय ने भारतीय कल्याण बोर्ड बनाम ए नागराजन मामले में 2014 के फैसले को लड़ते। इसमें क्या था कि इस फैसले में आया था कि जल्लीकट्टू इसमें खेल पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, क्योंकि पशु क्रूरता अधिनियम के तहत किसी भी पशु के साथ आप कोई छेड़खानी या किसी प्रकार से उसकी जान हानि को ना कुछ पहुंचे, उस प्रकार से आप उसके साथ कोई भी क्रूरता नहीं कर सकते हैं। बट इसको उन्होंने चेंज करा, ठीक है, 2017 में, और ये बोला कि जल्लीकट्टू एक सांस्कृतिक अधिकार के रूप में संरक्षित है। ठीक है, और अब करते हैं आर्टिकल 30 डिस्कस। ये है शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों का अधिकार। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले है कि सभी अल्पसंख्यकों को, चाहे वे धर्म या भाषा पर आधारित हो, अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और संचालित करने का अधिकार। यानी वे अपने कॉलेज या स्कूल खोल सकते हैं। ठीक है, और कहीं भी उनमें किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, उस पर कोई भी उन पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों की सुरक्षा, यानी कि उनके जितने भी संस्थान हैं उनकी सुरक्षा का भी दायित्व किसका होता है? ये भी सरकार का होता है। और गैर भेदभाव नीति सहायता देने में राज्य अल्पसंख्यकों द्वारा प्रतिबंध किसी भी शैक्षणिक संस्थान के साथ भेदभाव नहीं करेगा।
ठीक है दोस्तों। तो इसमें यह है कि अगर आप किसी को फंड नहीं दे रहे हैं, ठीक है, और वो अल्पसंख्यक की कोई संस्था है, तो आप कहीं ना कहीं उनके साथ भेदभाव कर रहे हैं, ऐसा उनके साथ नहीं चलेगा। ठीक है। नियामक निरीक्षण, यानी यद्यपि अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रबंध करने का अधिकार है, फिर भी वे उचित नियमों के अधीन है, यानी कि उन पर कोई रेस्ट्रिक्शन भी है, जिन्हें राज्य शैक्षणिक मानकों को बनाए रखने, कल्याण सुनिश्चित करने या कुप्रबंध को रोकने के लागू कर सकता है। ठीक है दोस्तों। तो आर्टिकल 30 के तहत सुरक्षा केवल अल्पसंख्यकों, धार्मिक या भाषाई तक ही सीमित है, यानी कि धार्मिक रूप से और जो भाषा के रूप में अल्पसंख्यक है। धार्मिक और भाषाई के मामले में है कि कुछ व्यक्ति जैसे क्रिश्चियन है, उनका अलग धर्म है, बट में संख्या में तो कम है, तो एक तो है धार्मिक। और भाषाई में मान लीजिए कुछ लोग भाषाएं बोलते हैं, मान ली इंग्लिश बोलते हैं, और इंग्लिश बोलने में केवल कुछ ही व्यक्ति बोलते हैं, कुछ ही तबके के लोग बोलते हैं, तो वे भी कहीं ना कहीं अल्पसंख्यक श्रेणी में आते हैं। ठीक है। तो संविधान में कहीं भी अल्पसंख्यक शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है, बट फिर भी धार्मिक या भाषाई तक ही सीमित है। आर्टिकल 30 के तहत अधिकारों में अल्पसंख्यकों को अपने बच्चों को अपनी भाषा में शिक्षा प्रदान करने का अधिकार भी शामिल है। यानी कि अगर कुछ क्रिश्चियन या अन्य कुछ भी जो भी अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, अगर मैं अपनी भाषा में बच्चे को शिक्षा देने चाहते हैं या किसी भी उसमें प्रोवाइड कराना चाहते हैं, तो वे प्राप्त कर सकते हैं। यह उन्हें फंडामेंटल राइट्स मिला हुआ है। अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों का वर्गीकरण ये 3 प्रकार के होते हैं। राज्य से मान्यता के साथ साथ सहायता की मांग, वे राज्य की नियामक शक्ति का अधीन है। कुछ ऐसे है कि जो राज्य से सहायता प्राप्त करते हैं, यानी कि जो फंड वगैरह होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है राज्य से केवल मान्यता चाह रहे हैं, सहायता नहीं, यानी कि कुछ ऐसे भी शैक्षणिक संस्थान है केवल वे उनसे मान्यता चाह रहे हैं, सहायता यानी कोई फंड नहीं चाहते हैं, वे अपने शैक्षणिक संस्थान की खुद ही नियामक शक्ति के अधीन होंगे। मैं केवल उन पर रेस्ट्रिक्शन तो लगेगी, बट उनकी कुछ चीज़ें होगी, यानी कुछ उनका फंड होगा, मैं खुद ही अपना उसको प्रोवाइड कराएंगे। राज्य से न तो मान्यता और न ही सहायता की मांग। ठीक है। कुछ ऐसे भी संस्थान है जिसमें राज्य से ना तो मान्यता की जरूरत है, ना ही सहायता की मांग है, वे अपने मामलों को प्रबंध करने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन अनुबंध कानून, श्रम कानून आदि जैसे सामान्य कानून के संचालन करने, यानी कुछ ऐसे है, मान ले कुछ बौद्ध मठ है, अब बौद्ध मठ ने कोई शैक्षणिक संस्थान स्थापित किया भारत में। ठीक है। तो अब उसे वे यह है कि वे ना तो मान्यता चाह रहे हैं कि हमें कोई आप बोर्ड की मान्यता दीजिए या कुछ भी, या कोई सहायता दीजिए, बट फिर भी वो चला रही है, पर उन पर भी कोई रेस्ट्रिक्शन है, यानी कि आप उन बच्चों पर जो भी आप वहाँ बौद्ध मठ में उन पर कार्य करा रहे हो या कुछ भी है या पढ़ा रहे हो, तो उन पर आप किसी प्रकार की क्रूरता या कुछ भी वो नहीं कर सकते, इस प्रकार का उन पर रेस्ट्रिक्शन है। नेक्स्ट है शैक्षणिक संस्थानों में अल्पसंख्यकों के अधिकार। अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार है, जिसमें निम्नलिखित अधिकार शामिल: अपने मामलों को प्रबंधन के लिए संस्था के संस्थापकों द्वारा भरोसेमंद शासी निकाय का चयन करना, यानी कि मैं एक अच्छे नियामक, यानी कि एक अच्छी सोसाइटी की स्थापना करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है शिक्षण और गैर शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्ति करना और कर्तव्य में किसी प्रकार की लापरवाही से संबोधित करना, यानी कि ऐसा नहीं है कि आप अल्पसंख्यक और आप अल्पसंख्यक की शिक्षा को उसमें भर्ती करना चाहते हैं, पर ऐसा नहीं होगा। आप किसी भी प्रकार के इसमें शैक्षणिक कर्मचारी नियुक्त कर सकते हैं, पर उनके साथ कोई भी लापरवाही नहीं बर्दाश्त की गई। पात्र विद्यार्थियों को प्रवेश देना तथा उचित शुल्क निर्धारित करना, यह भी इनका राइट्स होता है कि मैं अपने शुल्क खुद निर्धारित करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कि संस्था के लाभ के लिए संपत्तियों और परिसंपत्तियों का उपयोग करना, यानी कि उन्हें कुछ संपत्तियां और या परिसंपत्तियां मिली होती है, ठीक है, उसका प्रयोग में अपने निजी शैक्षणिक संस्थान में कर सकते हैं। नेक्स्ट है समानता तरजीही व्यवहार नहीं, यानी कि आर्टिकल 30 के तहत अल्पसंख्यकों को प्रदत्त अधिकार केवल बहुसंख्यकों के साथ साथ समानता सुनिश्चित करने के लिए है, और इसका उद्देश्य अल्पसंख्यकों को बहुसंख्यक की तुलना में अधिक लाभप्रद स्थिति में रखना नहीं है। ठीक है। तो ये कहना चाह रहा है कि जब आप अल्पसंख्यकों को, यही उनके कोशिश की जाएगी कि उनकी बहुसंख्यक हो, उनकी जो आबादी होगी बहुसंख्यक हो। ऐसा नहीं है कि हम उन पर कोई रेस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं कि आप नहीं, इतनी जनसंख्या आप नहीं बढ़ा सकते हैं, कुछ भी ऐसा हम कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते। अल्पसंख्यकों के पक्ष में कोई उल्टा भेदभाव नहीं, यानी किसी प्रकार का उन पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। पूर्ण अधिकार का भाव, शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार पूर्ण नहीं है, न ही इसमें कुप्रबंधन का अधिकार शामिल है, यानी कि इसमें यह बता रखा है कि किसी प्रकार का उन्हें किसी भी कानून से वंचित नहीं किया जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट है 31A, इसमें क्या कहा गया था कि आर्टिकल 42 का कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के भाग के रूप में जोड़ा गया था। इसमें कहा गया है कि यदि किसी शैक्षणिक संस्थान की संपत्ति
सरकार द्वारा अर्जित की जाती है तो सरकार को उचित मुआवजा देना होगा। यानी अगर किसी भी संस्थान को सरकार अपने किसी प्रोजेक्ट के तहत उसमें मिलाना चाहती है अपने प्रोजेक्ट में, तो उसके तहत उसे पूरा ही जितने भी उसका वहाँ पर रेट चल रहा है उसके अकॉर्डिंग से मुआवजा देने के प्रदान करेगा। एक केस आया था TMA पाई फाउंडेशन बनाम कर्नाटक राज्य 2002 में। इसमें क्या कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों की स्वायत्तता और उनके अधिकारों पर चर्चा की। न्यायालय ने माना कि यद्यपि अल्पसंख्यक संस्थानों को कर्मचारियों की नियुक्ति सहित अपने मामलों को प्रबंधित करने का अधिकार है, वे राज्य द्वारा अनिवार्य उचित नियमों से बंधे हैं। यानी कि वे मान लिया कि अपने जितने भी शैक्षणिक संस्थान है उसमें अपने तो वे खुद कर्मचारी नियुक्त कर सकते हैं, पर तब भी वे किसी भी राज्य सरकार के अधीन कार्य करेंगे। ऐसा नहीं है कि वे अपनी मनमर्जी इसमें चलाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है निष्कर्ष हम ये बता सकते हैं कि सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार सांस्कृतिक पहचान और भाषा के संरक्षण पर जोर देता है। साथ ही अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन के अधिकार पर भी जोर देता है। ठीक है दोस्तों, तो ये प्रोवाइड करा रखा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में, ये भाग 3 में फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 29 से आर्टिकल 30 तक के। ठीक है, तो इसमें ये बता रखा है कि इसमें जो अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं उन्हें क्या क्या राइट्स भारतीय संविधान में मिले हुए हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी है। अगर आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं चैनल को, तो मैं उसका लिंक आपने वीडियो के नीचे दे दूँगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।